भारतीय भाषा अभियान की व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज गुजरात से भावनाबेन जोशीपुरा का मार्गदर्शन भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं को प्राप्त रहेगा। भावनाबेन के विषय में बात करते हुए ध्यान में आता है कि आपके नाम के साथ अनेकों प्रथम जुड़े, जिसमें है आप सुंदरनगर बार एसोसिएशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इसके बाद एक और प्रथम आपके नाम के साथ जुड़ा जब आप राजकोट की प्रथम महिला मेयर चुनी गई। उस पद को आपने शोभित किया। आप बहुत ही कर्मठता के साथ समाज के कार्यों में लगी हैं। एक अधिवक्ता के रूप में भी पिछले लगभग 30 वर्षों से आप महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष रूप से मुखर आवाज के रूप में गुजरात में जानी जाती हैं। आपके एक एनजीओ भी आपके माध्यम से चलता है जिसकी आप अध्यक्ष हैं। आपकी एक अन्य उपलब्धि जिसका जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं, वह है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपको वक्ता के रूप में भी आमंत्रित किया गया। उससे पहले भी आप कई मंचों पर अपने अनेकों शोध पत्र पढ़ चुकी हैं। आपके सम्मान को बढ़ावा दिया कई प्रांतीय और राष्ट्रीय सम्मान पत्रों ने, जो आपको विभिन्न अवसरों पर प्रदान किए गए। आपने संयुक्त राष्ट्र में जो पत्र पढ़ा उसका विषय था ग्रामीण महिलाओं के समक्ष चुनौतियां और अवसर। आप अपनी मातृभाषा, अपने प्रांत की भाषा गुजराती को लेकर भी बहुत मुखर हैं। आज उच्च न्यायालय में प्रांत की भाषा क्यों होनी चाहिए, इस विषय में आपका वक्तव्य हमें सुनने को मिलेगा। नमस्कार। भारतीय भाषा अभियान के साथ जुड़े हुए सभी ध्येयनिष्ठ और समर्पित बंधु भगिनियों को मेरे सप्रेम सादर वंदन। यह लॉकडाउन की स्थिति में अलग अलग विषय पर बहुत चर्चाएं, चिंतन, मनन और विचार करने का हमें मौका मिला। अच्छा भी लगा। जब नवीन कौशिक जी के माध्यम से ये बात सामने आई कि ये भी एक पूरी जो चर्चा है कि उच्च न्यायालय में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं अधिवक्ता तो हूँ, साथ में सामाजिक कार्यकर भी हूँ। काउंसलिंग सेंटर और विविध लक्ष्य महिला कल्याण केंद्र, कोई भी महिला जो पीड़ित और शोषित होती है उनको एक फोन के माध्यम से भी हमें मदद करनी है। तो जब अनुभव में भी ये प्रमाणित हुआ है कि ऐसी कोई महिला आती है, उच्च न्यायालय हम जाते हैं, उनके बच्चे का प्रश्न है, पति ने ले लिया है, जब हम हाजिर होते हैं दोनों लॉयर जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो मुझे पूछती रहती है, दीदी ये क्या बात करते हैं। तब हो रहा था मन में कि यस, हाँ, ये इनका भी अधिकार है जानने का कि मेरे केस में क्या हो रहा है। हमारे गुजराती में तो कहावत है कि भाषा ने शू वळगे भूल, रणमा जीते तेते सूर। भाषा एक ऐसा माध्यम है, भाषा
संचार का मूल तत्व है। व्यक्ति अपनी भावनाएं भाषा से अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है, पर अपनी जो बात है वो जो लॉयर व्यक्त कर रहा है वो भी समझने का उनको अधिकार है। हम जब बात करेंगे कि क्यों प्रादेशिक भाषा न्यायालय में, तो हम 3 पार्ट में बात करेंगे। एक तो वास्तविक स्थिति क्या है, क्यों, संवैधानिक स्थिति क्या है, और तीसरी सुझाव क्या है, क्या हम बदलाव ला सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि हमारा खुद का ऐसा अनुभव है। वास्तविक स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो हमारी भी एक जो है ना विचार शैली वो भी थोड़ी बदलने की आवश्यकता है। जो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करे वही लर्नेड है, वही सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं है। भाषा और बुद्धि में फर्क है। व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है उनका इंग्लिश पर प्रभुत्व ना हो। इस स्थिति में सब लोग वैसे जो फटाफट इंग्लिश का प्रयोग करते हैं उनको स्मार्ट और होशियार मानते हैं। तो ये गलत विचारधारा भी एक मत प्रवर्तित है। हाँ, एक बात जरूर है, सब अथॉरिटी, सर्वोच्च अदालत सब इंग्लिश में चलती, परंतु एक बात बताए कि इंग्लिश में सब चलता है इसीलिए उच्च न्यायालय में भी इंग्लिश, ये कहाँ तक बराबर है। वास्तविक स्थिति देखे, अभी हमारा एक लिटिगेशन था, एक केस था फैमिली कोर्ट में, इंग्लिश में पिटीशन आई, हमने एप्लीकेशन कर दिया कि हमें इसका गुजराती ट्रांसलेशन चाहिए। देखो, हम तो अगर समझेंगे, पर मेरे पक्षकार को समझना है क्या लिखा है। तो डिस्ट्रिक्ट में तो ये अलाउ भी करते हैं, क्योंकि वहाँ रीजनल लैंग्वेज जो हमारे क्षेत्र की भाषा है इसी का प्रयोग है। गुजरात है तो गुजराती है। तो इसके अंतर्गत ऐसा ही उच्च न्यायालय में भी है। पक्षकार को जरूरी है कि मेरे केस में क्या चल रहा है। दूसरी बात, लोअर कोर्ट का जो है वो सब गुजराती में है, पूरा सब एविडेंस, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, जजमेंट, एवरीथिंग। जब जजमेंट आता है फिर उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। हमारे पास एक रिपोर्टेड जजमेंट है ना 1992, जयंतीभाई पटेल, उनको ट्रांसलेशन बहुत लेट मिला था, इसीलिए अपील लेट फाइल हुई। ये कारण बताया गया था, बिकॉज दे गॉट ट्रांसलेशन, उनको ट्रांसलेशन बहुत देरी से मिला। तो उनमें लिखा गया है कि ये डिले ही नहीं है, डिले वॉज कंडोन्ड, क्योंकि ट्रांसलेशन लेट मिला था। तो ये जो बात है कि लोअर में तो गुजराती में है ही, तो फिर उसका ट्रांसलेशन करके वहां इंग्लिश में जाना है। फिर से हम स्थिति की बात पर आए। कहा जाता है, अनुभव ही भी है कि उच्च न्यायालय में हमारे लॉर्डशिप सब बाहर से आते हैं। देखो, सब IAS IPS भी बाहर से आते ही हैं। कोई रेमेडियल कोर्स भी हो सकता है, प्रादेशिक भाषा भी
जाननी जरूरी है। या तो ये तो एक छोटा सुझाव है, फिर बड़े चिंतन करके कोई इतना कमिटी बिठा के हम सुनिश्चित भी कर सकते हैं कि प्रादेशिक भाषा का प्रयोग भी हो और ये दोनों के बीच, बार और बेंच के बीच भी एक समन्वय बना रहे। हो सकता है इसके पर भी कोई चर्चा होनी चाहिए। संविधान की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा की स्पष्टता की गई है। प्रकरण 1 और पार्ट 17 स्पष्ट है। आधिकारिक भाषा आर्टिकल 343, इसमें भी लिखा गया है कि देवनागरी, हिंदी देवनागरी में प्रयोग होगा। हाँ, स्पष्ट किया गया था कि पहले 15 साल अंग्रेजी का प्रयोग होगा और बाद में धीरे धीरे वो सांसद को ये निश्चित करने का अधिकार दिया गया था। भाषा का एक कमीशन भी बनेगा आगे चले संविधान में। तो कमीशन में हर भाषा का एक प्रतिनिधित्व होगा और ये भी एक रिपोर्ट बनाएंगे कि अंग्रेजी भाषा का धीरे धीरे कम हो और हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता चले। प्रकरण 2 में दफ्तर संबंधी भाषा का जो अधिकार है वो भी विधानसभा को दिया गया है और हमें मालूम है सभी राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा का चयन करने का वो सोच लिया है, उसमें ही चलता है सब। तो ये बात रही दफ्तर संबंधी भाषा की। और जो बात है कि 346 दो राज्यों के बीच में अगर सहमति हो तो हिंदी में प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न कहाँ है? प्रश्न है 348 आर्टिकल। वहाँ प्रावधान किया गया है कि सभी दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में किया जाएगा। परंतु ये भी स्पष्ट है कि राज्य के गवर्नर राष्ट्रपति की परमिशन लेके प्रादेशिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, पर पूर्व परमिशन है, पूर्व मंजूरी है इसमें। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्थिति है इसमें एक बात स्पष्ट है कि इसमें भी हिंदी देवनागरी लिपि और प्रादेशिक भाषा का सुझाव दिया गया है। मेरा एक अनुभव 88 में सिंगापुर यूथ एट द थ्रेशोल्ड ऑफ 21st सेंचुरी, इसमें मेरी पसंदगी हुई थी। यहाँ तो हमें लेटर मिला था कि जो भी इंग्लिश से एक्वेंटेड हो उनको ही पसंद करेंगे। मैं तो छोटे गांव से थी, फिर भी मैं गई। वहाँ एशिया पैसिफिक से सब आए थे। जापान वाले अपना ट्रांसलेटर लेके आए थे। उनको तो वो तो अपनी ही रीजनल लैंग्वेज बोलते थे और उनके पास वो भाषांतर करने वाला साथ में। देखो, तभी मुझे लगा था कि ये देश क्यों आगे। तो फिर से हम सोचेंगे। ये भी यूएन में मैं गई 2018 में, मैं सिलेक्ट हुई ग्रास रूट एक्टिविस्ट में पूरे विश्व में से। तभी मैंने पूछा चाइल्ड हेल्थ को, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, कि आई एम नॉट एज गुड एज यू एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न।
though I have studied in English medium too, but क्या रिप्लाई था उनका? ओह, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, वो प्रश्न नहीं है। आप काम क्या करते हो, आपकी सोच क्या है, आप कैसे रूरल अपलिफ्टमेंट करेंगे, ग्राम्य विकास के लिए आपने क्या क्या काम किया है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट लैंग्वेज नहीं है। ये वहीं से मुझे बताया गया, तो हम इसीलिए प्रतिबद्ध है। सुझाव का जहां सवाल है तो सामंजस्य से ही ये होगा। हम जानते हैं कि रूढ़ी से कायदा बना है। पंच भी अपनी भाषा में ही चलते थे, तो ये सामाजिक जो सोच है उसके साथ अदालत को भी अनुकूलन करना पड़ेगा। और खास करके लीगल एजुकेशन, कानूनी साक्षरता अभियान हम चला रहे हैं, तो लीगल एजुकेशन के माध्यम से प्रादेशिक भाषा का जो पारिभाषिक शब्दकोश है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा लीगल एजुकेशन के माध्यम से। ये हमारे पास है एक कड़ी काम करने की। हमारे पास इतने पैरालीगल वॉलंटियर्स है, हमारे पास कानूनी साक्षरता से जुड़ी हुई एनजीओ है, DLSA है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो लगता है इनका भी बहुत बड़ा रोल होगा। तो हम मानते हैं कि पूर्ण स्वरूप से ये जो एक अभियान चल रहा है उसमें भी हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे पूर्ण स्वरूप से ये लैंग्वेज, रीजनल स्टेट लैंग्वेज, प्रादेशिक भाषा हम प्रस्थापित कर सके, उसके बारे में हम सब संकल्पबद्ध होंगे और हम हमारे भाषा अभियान को आगे ले जाने में प्रतिबद्ध रहेंगे। यही हमारा आज का संकल्प होगा। नमस्कार।